वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज जो हैं वो वाक्षी के माध्यम से लॉन्च की गई है। हमारा ये मानना है कि आज के समय में एक ऐसा माहौल हो गया है, एक ऐसा समय हमारे पास में आ गया है जिसके अंदर सही मूल्य देने पर भी सही सेवा या सही सर्विस हम लोगों को नहीं मिल पा रही। हम ये महसूस करते हैं कि सालों तक हम किसी एक पर्टिकुलर सर्विस की अपेक्षा के अंदर कि भैया कभी अगर हमारे पास घर में इमरजेंसी आएगी, दिक्कत आएगी, तो उस समय पे ये सामने व्यक्ति है या ये सामने कंपनी है जो हमारी मदद करेगा, ऐसा सोचकर हम लगातार उनको पैसे पे करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन इमरजेंसी आती है उस दिन हमें महसूस होता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। तो वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज के अंदर आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसीज के ऊपर। ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जो एजेंट से बहुत तेज मार्केटिंग होती है, बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है, और सब कंपनीज के अंदर ऐसा देखने के अंदर आया है कि इंसेंटिव जो है वो केवल कस्टमर से प्रीमियम लेने के ऊपर है। कोई भी कंपनी ऐसा कोई भी छोटा सा इंसेंटिव नहीं रखते कि हमने कस्टमर की सर्विस, उसको सेवा कितनी अच्छी दी है, इसके ऊपर कोई इंसेंटिव हो सके। तो इसी चीज के ऊपर आज हमसे बात करने के लिए हमारे आज के एपिसोड में हमने आमंत्रित किया है गौरव जी को। गौरव जी जो है वो इंश्योरेंसेस और मेडिक्लेम पॉलिसीज जो है वो टैकल करते हैं, अच्छे मित्र हैं हमारे। जब हमने इन्हें वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज के माध्यम से संपर्क किया तो इन्होंने कहा, वरुण जी आपके अगर कस्टमर्स हैं तो मैं उनकी इस दुविधा को दूर करने में पूरा अपना सहयोग कर सकता हूं। तो आज जानते हैं इनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो आज देखने के अंदर हमें दिक्कत महसूस हो रही है, और अगर हम अपनी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी अच्छे एजेंट से कराते हैं तो उस एजेंट की पहचान कैसे करें, कौन सा वो एक व्यक्ति हो जिसको हम ये चीज़ सौंप सके कि कल को अगर हमारे घर में इमरजेंसी आए तो ये व्यक्ति हमारे साथ जरूर खड़ा मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले गौरव जी आज आपके इस एपिसोड में हमारे। और मैं सीधा स्टार्ट इसलिए करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि एक तो थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए पहले कस्टमर्स को और जो हमारे दर्शक हैं उनको, और ये ज़रूर बताएं कि किस तरह की इंश्योरेंसेस और मेडिक्लेम्स है जिसमें आपका अनुभव है, जिसके अंदर आप कवर करते हैं। हमारे पास में जो मेडिकल इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम पॉलिसी है, एक्चुअली जो इंडिया में अभी हेल्थ पॉलिसी के नाम पर कंपनीज चल रही हैं वो 5-6 कंपनी हैं, बहुत अच्छी हैं जी, जो कवरेज सारे के सारे देती हैं। मैक्स बूपा एक्चुअली उसका नाम अब टेक ओवर उसने नीवा बूपा ने कर लिया है, तो वो कंपनी है एक जी। एक HDFC अर्गो है, ICICI प्रूडेंशियल है जी, स्टार हेल्थ है जी। ये 4-5 कंपनी ऐसी हैं कि तो ये चारों पांचों को आप अपने पैनल पे रखते हैं? हाँ, ओके। तो ये इस तरह की कंपनीज हैं, जनरली सभी का विश्वास भी होता है क्योंकि एक ब्रांड है, एक बड़े नेम है। बट क्लाइंट्स को या पॉलिसी होल्डर के सामने दुविधा ये होती है कि उसमें वो क्या क्या चीज़ें लें, और अब जब इमरजेंसी वाली कंडीशन आए तो उस समय हमारी वो पॉलिसी काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि हम प्रीमियम तो पे करते जा रहे हैं, बट क्योंकि ये सिचुएशन रोज़ तो क्रिएट होती नहीं है, सही बात है ना। तो कोई इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हुई तो उस समय सामने आता है कि भाई इसमें ये चीज़ कवर नहीं है, उसमें वो चीज़ कवर नहीं है, ICU के चार्जेस उतने % कवर हैं, रूम रेंट हमारा इतना % कवर है। तो अल्टीमेटली उसने प्रीमियम दे दिया होता है 4-5 साल से लगातार, अच्छा खासा मोटा प्रीमियम जाता है, बट जब वो पे करता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, तब भी उसको पेमेंट करके निकलना होता है। जनरली ऐसा होता है। तो जो एक सही एजेंट है, अगर किसी सही व्यक्ति के माध्यम से लेते हैं इस तरह की पॉलिसी, तो उसका एक प्रयास होता है, उसकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, कि भाई ये चीज़ों में उसको दिक्कतें ना आएँ। तो आपने बताया कि जो एक अच्छे एजेंट हैं जिनके थ्रू भी पॉलिसी कराई जाए, एक तरह की सबसे पहली बात तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है कि जब वो आपको पॉलिसी बता रहे हैं ये देखें कि वो पॉलिसी आपकी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ पूरा कर रही है कि नहीं। एक डिटेल एनालिसिस अपने, जो आजकल एक सिस्टम आया कि सर आप ये पॉलिसी ले लो, जिस पे इंसेंटिव ज्यादा होता है वही बेचकर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी नीड के अनुसार कौन सी पॉलिसी बन रही है, ये पहले हमें एक थोड़ा सा परखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ समय लगा के हमारी इच्छा के अनुरूप या हमारी आवश्यकता के अनुरूप पॉलिसी ढूंढ पा रहा है कि नहीं, और फिर कभी इमरजेंसी आ जाए तो वो आपको गाइड भी कर सके। कल को वो कई हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा जी आप ये रूम ले लो, आप ये रूम ले लो, डीलक्स रूम ले लो, सुपर डीलक्स ले लो, तो आपका एजेंट आपको बता सके सर आपकी पॉलिसी के अनुसार डीलक्स ठीक रहेगा, नहीं तो उसके लिए हमें दिक्कत आ सकती है। तो आपका एजेंट जो है वो बेसिकली एक तरह से आपके साथ खड़ा रहे हर इमरजेंसी में। हमारी ये एक स्ट्रेटजी है और वर्किंग सिस्टम भी हमने बनाया हुआ है कि जो व्यक्ति हमसे पॉलिसी लेते हैं
उनसे हम ये डिस्कस करते हैं और अपने पास भी ये चीज़ नोटिंग में रखते हैं कि भाई आप अपने आसपास के कुछ हॉस्पिटल काउंट करके रख लीजिए, 2 या 3, इमरजेंसी वाली जो कंडीशन होगी उसमें आपको कहाँ पर भागना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो गौरव जी ने अभी बताई है कि अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज मैंने कभी ऐसे इस तरह से चीज़ किसी एजेंट को नहीं देखा। मैंने जब इंश्योरेंसेज अपने कराए थे तो उन्होंने हमें ये नहीं कहा था कि आप अपने पास के 2-3 हॉस्पिटल्स ऐसे बताइए या करती। तो आप ये कह रहे हैं कि आप उनके प्रॉपर नाम लिख के रखते हैं अपने जो वो कस्टमर्स के, भाई कौन से हॉस्पिटल्स हैं उनके नाम बता के रखिए ताकि पैनिक सिचुएशन में आप गाइड कर सके उन्हें कि कौन से हॉस्पिटल में उन्हें जाना है पूरा। बिल्कुल। तो ये दोस्तों एक बड़ी चीज़ है जो समझने में आई है। हाँ जी। उसमें ये भी देखना होता है ना कि वो जो पॉलिसी हमने चूज करी है उनके लिए फाइनल की है जिसकी कि वो पे कर रहे हैं, उसमें वो हॉस्पिटल कैशलेस कैटेगरी में आते भी हैं कि नहीं आते। पता चला पॉलिसी तो हमने दे दी इस तरह की जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के हिसाब से हो और उनके आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं वो मिडिल क्लास हॉस्पिटल्स हो, किसी 3 टायर सिटी में वो व्यक्ति बैठा हो, तो वो एक तरह से प्रीमियम तो दे रहा है 8,000 वाले के हिसाब से, और जब फैसिलिटी लेने जाएगा तो उसको पता है कि मेरे को मिल रही है 3,000 वाली, तो एक तरह से सारे पैसे का नुकसान हो गया। पता चल रहा है 10 साल बाद रिम्बर्स कैटेगरी में जा रहा है तो रिम्बर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। उस समय मान लिया उसको जेब से पे करना पड़ जाए, सही बात है, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, और फिर बाद में रिम्बर्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी एक सही चीज नहीं। तो दोस्तों ये गौरव जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी भी व्यक्ति के थ्रू अपनी पॉलिसी कराएं, पहले ये देखिए पॉलिसी करवाते वक्त वो व्यक्ति आपके साथ कितना समय बिता रहा है, राइट? वो आपकी कितनी नीड्स को समझ के आपके अनुसार एक पॉलिसी को चुन रहा है। कई बार वरुण जी ये भी देखा गया है, सपोज कि पॉलिसी में कंपोनेंट होता है प्रेगनेंसी कवरेज का, हाँ जी, है ना, तो प्रेगनेंसी कवरेज की उस फैमिली को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो हो गए बच्चे तो, और वो प्रेगनेंसी कवरेज के साथ में प्रीमियम बढ़ा हुआ है लेकिन हम चेक नहीं कर रहे, वो चेक नहीं कर रहे हैं, अब उसकी जरूरत नहीं है। लापरवाही का केस आप ये कह रहे हैं कि एजेंट की तरफ से लापरवाही जो है वो देखी जा रही है इस केस में। जिसमें रिक्वायरमेंट है हम उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें सजेस्ट कर सकते हैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है तो उसमें ऐड होना चाहिए। तो दोस्तों कितनी तरह के एंगल्स हैं जो हमने समझा है कि एक मेडिक्लेम पॉलिसी से पहले हमें इन चीजों को समझना चाहिए एक पॉइंट को, और पॉलिसी को ढंग से पढ़वाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो सामने आप उनको समय दे और कहें कि भैया हमें तो उसकी पॉलिसी के एक अंश को समझाओ, तो समझाने वाला हो। टर्म्स एंड कंडीशंस वरुण जी उसमें इतने होते हैं जनरली आमतौर पर एज ए लेमैन आदमी नहीं पढ़ना भी नहीं चाहता और समझ भी नहीं सकता। तो ये एक कुछ मेजर लूप होल्स हैं जो आपने ये चीज़ समझी है। तो जैसे आपने सर अनुभव के अंदर बताया, ये हमने मेडिकल पॉलिसी से रिलेटेड हमने चीज़ समझी जिसके अंदर एक एजेंट का थोड़ा सतर्क होना, थोड़ा उसके बारे में पॉलिसी के बारे में पूरा ज्ञान होना, और फिर इतना कंपैशनेट होना कि अपने सामने वाला जो बेनिफिशियरी है, जो कस्टमर है, उसके साथ समय लगाकर जो उसके हिसाब से सही हो उसको चुनना, ये सारी चीज़ें देखने में आई। आपने जैसे बताया कि आप व्हीकल इंश्योरेंसेस भी कराते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंसेस भी कराते हैं, क्या उनके अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ देखने में आई है या क्या उसके अंदर नॉर्मली है जो देखने को मिलता है? हाँ, उसमें जो मेनली है जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस है, तो व्हीकल इंश्योरेंस में अगर न्यू व्हीकल है तो जनरली वो ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में सपोज एक्सीडेंट हुआ और कोई नया व्हीकल है उसका एक्सीडेंट हो गया और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी उसने ले रखी थी, हाँ जी, तो उसमें हालांकि कंपनी जो क्लेम करती है बोलती है वो 60% 60-40 का रेशो करके वो बोलते हैं कि इतना क्लेम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मिल जाएगा जी, बाकी उसमें डिडक्ट हो जाएगा। बट एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है वो है कि 50% क्लेम हो पाता है। मतलब नई गाड़ी थी, उस व्यक्ति ने अपनी नई गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन उसने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंतर्गत कराया। अगर कल को एक्सीडेंट हो गया तो केवल 50,000 का बिल बना तो केवल 25,000 ही कंपनी देगी इंश्योरेंस होने के बावजूद। तो अगर नई गाड़ी है तो उसको किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि वो ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी, ज़ीरो डेप्रिसिएशन, बम्पर टू बम्पर कवर हो। अच्छा, बम्पर टू बम्पर, इंजन प्रोटेक्शन भी हो उसमें। जी जी जी, और कोशिश करें कि अगर थोड़ा सा महंगी कार है तो RTI का एक कंपोनेंट है, रिटर्न टू इनवॉइस जी, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन लॉस है वो भी कवरेज होता है, वो भी कवरेज होता है। तो हमें वो कंपोनेंट है उनको ध्यान से देख लेना चाहिए कि किस किस की आवश्यकता है और गाड़ी की वैल्यू क्या है, उसके अनुसार आपकी पॉलिसी भी उसको कवर करने के लायक होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ये IDV जो वैल्यू है वो चेक कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपने चीज को एक तरीके से, बहुत सारी चीजें होती है, मैं क्या समझता हूँ जितनी पॉलिसीज हैं उतने लूपहोल्स बहुत सारे होते होंगे, लेकिन एक एग्जांपल के माध्यम से बताया जा रहा है जो हम सीधा जाके बोल देते हैं। आजकल तो ऑनलाइन आने लग गया, पेमेंट ऐप्स के ऊपर कहते हैं व्हीकल का इंश्योरेंस करा लो, व्यक्ति 800 रुपए देता है, करा लेता है, लेकिन बाद में जाके फिर चीजें वरुण जी एक्चुअली ऑनलाइन ही है। जी जी, हम पॉलिसी देंगे, सपोज हम इफ्को टोक्यो या बजाज या HDFC अर्गो से कोई पॉलिसी दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो वो भी ऑनलाइन ही होगी। जी जी,
बट किसी एजेंट के माध्यम से ले रहे हैं तो हम उसको पर्सनली तौर पर जानते हैं या हम उनको कॉल कर सकते हैं। जी जी जी, कि गौरव जी ये है, इसमें इसके बारे में बता दीजिए। जी जी जी। जब हम ऑनलाइन चीज़ लेते हैं तो वो ऑनलाइन तो एक्चुअली ऑनलाइन ही है, और उसमें अगर हम जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्राइस का हो सकता है कि डिफरेंस, सही बात, नो, प्राइस का डिफरेंस नहीं होता है जी। उसमें एक अमाउंट, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, अमाउंट हाईलाइट होकर के आ रहा है कि सपोज 8,500, सही बात है। तो जब वो पे करने के लिए जाएंगे, ये ऐसा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब पे करने के लिए जाएंगे तो उसमें जीएसटी भी ऐड हो जाएगा, वो एक खींच दी है अमाउंट हमें अपनी तरफ, तो वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वो अमाउंट होती है। सही बात है। ये कई तरह की टैक्टिक्स हैं जो लगाई जाती हैं। और दूसरी तो आपने बताई है, देखिए हम कभी जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, हम कभी पेटीएम पे गए, फोन पे गए, वहाँ हमेशा एक चीज़ अट्रैक्ट करती है, व्हीकल इंश्योरेंस। अब मैंने अपना व्हीकल इंश्योरेंस जो था वो थोड़ा महंगा करवाया हुआ था, मेरे ख्याल 1200-1300 रुपये के आसपास में शायद करवाया था, और जो वहाँ पे वो 800 रुपये की फिगर हमें खींचती है अपनी तरफ। लेकिन वो आप बता रहे हैं कि जो 800 की है वो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंसेज में डिफरेंस है, वो कवर नहीं है उसमें। एक्चुअली वरुण जी एक चीज़ और है, एक उसमें कंपोनेंट है, व्हीकल इंश्योरेंस अगर हम करते हैं ऑनलाइन में, हम देख रहे हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर भी नहीं दिखाते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ है, पीए कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जी, तो वो लीगली कंपलसरी है। अच्छा, तो जो ऑनलाइन में जब हम देखते हैं तो उसको एक्सक्लूड करके दिखाते हैं, बाद में हमें ऑप्शन में दिखता है। नहीं, जैसे आपने बताया मैंडेटरी है, मैंने कोई अगर ले लिया व्हीकल इंश्योरेंस और उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं है, तो क्या कल को कंपनी मुकर सकती है हमें क्लेम देने के लिए? क्योंकि लीगली उसमें लिखा हुआ है पीए कंपलसरी कवरेज, और उसको अगर नहीं देंगे तो प्रीमियम तो आपका 50-100 रुपए कम हो गया, लेकिन पता चला कल को पूरी 400-500 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी का डिफरेंस आता है, डिफरेंस आ गया, और लेकिन कल को पूरी क्लेम अमाउंट ही नहीं मिल पाई, तो कितना बड़ा नुकसान है जो इन सारी चीजों में मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने बताई हैं। और गौरव जी, ये सारी चीज़ें अब समझने में ये तो लगता है कि अगर कोई भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो उसमें एक विश्वसनीय व्यक्ति का बीच में होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें एक और भी चीज़ है कि जब आप ऑनलाइन बात करते हैं तब तो हर बार एजेंट आपको नया मिलने वाला है, तो आप किसी को व्यक्तिगत रूप से कैसे जानेंगे? आप केवल ब्रांड नेम से जानेंगे। तो जितना फाइट हम किसी इस तरह के ऑनलाइन एजेंट से करें जानने में कि तुम हमारा क्लेम सेटल कराओ, इतने में तो मेन कंपनी से ही व्यक्ति फाइट करने में लगा लेगा तो उसका क्लेम सेटल हो जाएगा। क्या ऐसा देखने के अंदर आया सर, कंपनी जेन्युइन है, जैसे आपने बताया कि बढ़िया कंपनीज हैं जो इस वक्त देश में प्ले कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि कभी ऐसा हुआ हो कि एक व्यक्ति की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ आपने भी बिल्कुल अच्छे से किया, उसके बाद भी वो कंपनी ने जो है सेटलमेंट करने में दिक्कत करी हो, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई ऐसा अनुभव देखने में आया हो, या रीइंबर्समेंट के ऐसे केसेस में आया हो, कुछ ऐसा हुआ है आपका? वरुण जी, एक्चुअली क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं या बिजनेस कर रही हैं, वो IRDAI जी में रजिस्टर्ड होती हैं, उनके अंतर्गत उनको काम करना होता है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल। तो वो रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती हैं, बट अगर जाती हैं तो जो कंज्यूमर है, पॉलिसी होल्डर है, वो उनसे फाइट कर सकता है। सही बात है, और करते भी हैं जी। अभी हालांकि सभी और लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, अभी लास्ट वीक का ही एक मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, HDFC अर्गो की एक पॉलिसी थी, तो उसमें दिल्ली का एक केस है, तो कोर्ट ने उसको आदेश किया है कि कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, कि इनको क्लेम दिया जाए 22 लाख समथिंग का उसमें तो अगर क्लेम उसने रिजेक्ट किया हुआ था। तो सही होता तो वो जाते ही क्यों कोर्ट में? क्यों जाते? सही बात है ना। तो HDFC अर्गो ने वो रिजेक्ट किया हुआ था, हालांकि बड़ी कंपनी है, बट अगर यहाँ पर एजेंट होता या हुआ होगा तो उसने वो फाइट की होगी। उसकी फाइट अपने कस्टमर के बिहाफ पे एजेंट को एक तरह से फाइट करना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने समझा, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इंश्योरेंस का सेक्टर है। दिन पे दिन जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने में आ रही है। प्रीमियम लेने के अंदर जो है वो व्यक्ति बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, लेकिन जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तब कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा होता। गौरव जी ने जैसे बताया, कभी हमने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी कराई हो, उस समय पे जब हमारी इमरजेंसी सिचुएशन हो, देखिए कितनी बारीकी है जो इन्होंने समझी है कि अपने क्लाइंट्स के लिए कि भैया मैं पहले हॉस्पिटल्स को चिन्हित करके रखूं ताकि कभी पैनिक सिचुएशन हो, एकदम वो भागें तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ तैयार रहे, एक व्यक्ति अपने पेशेंट को देखे ऐसे टाइम पे, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एजेंट अगर पकड़ ले उस समय पे, तो कितना ज़्यादा सुविधाजनक एक व्यक्ति के लिए ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसके अंदर वो आराम से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके आ सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है या कुछ इस तरह से जिसके ऊपर आपको लगता है वाक्षी पे विश्वास है या गौरव जी पे विश्वास है, तो आप वो हमारे थ्रू भी उसको करवा सकते हैं। गौरव जी की कोशिश और हमारी कोशिश यही रहेगी, वाक्षी एसोसिएटेड सर्विसेज बनाई इसीलिए गई है
ताकि इसमें विश्वसनीय लोग, अच्छे लोग, उनको एनरोल किया जा सके, जिसके माध्यम से हम कलेक्टिवली एक दूसरे को मदद करके एक अच्छे एनवायरनमेंट की क्रिएशन कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि इस सर्विसेज का भी आप फ़ायदा उठाएंगे और हर तरह की, चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम्स हैं, फैक्ट्री या शॉप के आपके इंश्योरेंसेज हैं, या फिर आप व्हीकल इंश्योरेंसेज अगर आप करते हैं, यही 4-5 तरह के मेन इंश्योरेंसेज हैं जो आप कवर करते हैं। इन सारे इंश्योरेंसेज के लिए आप गौरव जी से संपर्क कर सकते हैं। आइए मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि एक बेहतर जो है वो हमारे सर्कमस्टेंसेज जो है वो आए, और जिन चीज़ों को, जिन सर्विसेज को पे करने के लिए हम पैसा लगा रहे हैं, कम से कम समय आने पर उन सर्विसेज के लिए हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ। कोई और चीज़ जो आप कहना चाहेंगे दर्शकों से, कोई और बात? ठीक है वरुण जी, काफ़ी चीज़ें वैसे डिस्कस हो गई हैं। सेम चीज़ ना लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में भी देखी जाती है जी। काफ़ी प्राइवेट कंपनीज का एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी भी होती है, एक मार्केटिंग सिस्टम है उनका, ऊपर से भी प्रेशर रहता है कि उनको कुछ पूरा करना पड़ता है अपना टारगेट ना, तो वो पॉलिसी सेल करना है उनका पर्पस। उसमें ये नहीं देखना है कि उसमें चीज़ें हैं क्या। बैंक्स में आजकल जाइए, बैंक्स वालों के लिए इजी टारगेट है, बहुत कम प्रीमियम के अंदर जो है कम प्रीमियम भी, और दूसरे ना कि क्योंकि कैश के लिए जाते हैं, सही बात उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, सही बात कि ये बैंक बैलेंस है और ये है, तो वो तुरंत उसको आपको वहीं पे बता देंगे कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए। ये नहीं देखना है कि उसको रिक्वायरमेंट है या रिक्वायरमेंट है तो किस टाइप की पॉलिसी की रिक्वायरमेंट, सही बात है। तो उनका जो मेन फोकस रहता है वो उस पर है कि पॉलिसी सेल हो जाए। बिल्कुल, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो ये रहती देखने होती हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ये नहीं कि पॉलिसी सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है वो पॉलिसी मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं है। उस चीज़ का आंकलन करके अगर हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेंगे या मेडिक्लेम पॉलिसीज़ को लेंगे तो हमारे लिए वो लाभदायक सिद्ध होगी। हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। आइए मिलकर कोशिश करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे जब इमरजेंसीज आए, जब इस तरह की दिक्कत आए, तो उनको हम अच्छे से कलेक्टिवली रिजॉल्व कर सकें। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। नमस्कार।